Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, सिंह लगन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि केतु देव सप्तम भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, सप्तम भाव का संबंध है हमारे स्पाउस से, हमारी पार्टनरशिप से, हमारी पर्सनल पार्टनरशिप से, और प्रोफेशनल पार्टनरशिप का संबंध भी सप्तम भाव से है। सप्तम भाव दर्शाता है हमारी मैरिटल हैप्पीनेस को, और हमारा पार्टनर कैसा होगा और उसमें क्या क्वालिटीज़ होंगी या डिसक्वालिटीज़ होंगी, और हमारी जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें हमारे पार्टनर्स किस तरह के मिलेंगे। क्या वो हमारे बिजनेस में यानी कि उसको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे या फेलियर्स की तरफ ले जाएंगे। और सप्तम भाव है हमारे लगन के सामने का भाव, तो ये हमारे सामने के लोगों को दर्शाता है, सामने की दुनिया को दर्शाता है। इसलिए सप्तम भाव से हम कभी कभी इंटरनेशनल सेटलमेंट का भी विचार करते हैं। और सप्तम भाव हमारे प्राइवेट पार्ट्स का है, बॉडी ऑर्गन्स देखें तो प्राइवेट पार्ट्स का है, हमारे संबंधों को, फिजिकल जो रिलेशंस होते हैं उनको दर्शाता है। और सप्तम भाव से हम लीगल एग्रीमेंट्स देखते हैं, ओरल एग्रीमेंट्स यानी कि एग्रीमेंट्स भी देखते हैं, बिजनेस एग्रीमेंट्स भी देखते हैं, और कुछ ओरल एग्रीमेंट्स वगैरह भी सप्तम भाव से देखते हैं। और यहाँ पर केतु बैठ गए 11 नंबर राशि में। 11 नंबर राशि इनकम की राशि है, हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स की राशि है, हमारे ग्रुप एक्टिविटीज की राशि है, और हमारी इच्छाओं की राशि है, हमारी डिजायर्स की राशि है। अब यहाँ पर केतु देव बैठ गए। और अब देखिए, केतु का स्वभाव थोड़ा सा आपको बता देते हैं। केतु जो प्लेनेट है वो जिस घर में बैठ जाता है वहां से हमें सेटिस्फेक्शन की कमी रहती है, और वहां हम थोड़े से लापरवाह रहते हैं, और कभी कभी वहां ऑब्सेशन भी हमें देखने को मिलती है। वो तब मिलती है जब केतु राहु के नक्षत्र में आ जाए, तो हमें ऑब्सेशन वो देगा क्योंकि राहु की एनर्जी आ जाएगी। या केतु शुक्र के नक्षत्र में आ जाए तो भी वहां ऑब्सेशन देगा वो। तो केतु का किस नक्षत्र में बैठना है वो डिसाइड करता है कि क्या केतु वाले घर में हमें ऑब्सेशन रहेगी या नहीं रहेगी। और 11 नंबर राशि जो है इसमें एक राहु का शतभिषा नक्षत्र भी है। तो अगर यहाँ केतु सुपोज शतभिषा नक्षत्र में बैठ जाता है और राहु लगन में बैठा हुआ है, तो सप्तम घर में हमें ऑब्सेशन भी रहेगी। और केतु का जो मूल स्वभाव है वो सेपरेशन है, तो यहाँ एक टग ऑफ वार रहेगा, मतलब स्पाउस के प्रति आपकी ऑब्सेशन भी रहेगी और एक सेपरेटिव टेंडेंसी भी रहेगी, वहां डिससेटिस्फेक्शन भी रहेगी। तो इस तरह से यहाँ केतु बिहेव करता है जब भी केतु राहु के नक्षत्र में आ जाता है या शुक्र के नक्षत्र में आ जाता है। और केतु का स्वभाव नक्षत्र के लॉर्ड के हिसाब से या राशि के लॉर्ड के हिसाब से रहता है। 11 नंबर राशि जो है वो इतनी ज्यादा कठिन राशि नहीं है या हार्श राशि नहीं है जैसे 10 नंबर राशि है, क्योंकि 10 नंबर राशि में वो तो पावरफुल राशि है, और 11 नंबर राशि थोड़ा सा मिलजुल के चलने वाली राशि है, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू अपने कार्य करते हैं और एक दूसरे की सपोर्ट वगैरह रहती है। अब ये थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक गेन्स की भी राशि है, यहाँ पर थोड़े से लोग सेल्फिश भी हो जाते हैं। तो यहाँ हम इतने बुरे रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं देखते जब तक केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड खराब ना बैठा हो, या फिर शनिदेव कहीं खराब बैठे हो, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। और देखिए, सप्तम भाव में अगर अकेला केतु बैठा हुआ है तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपका डाइवोर्स हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि केतु किस नक्षत्र, किस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, या लगन में क्या एनर्जी है, या सप्तम भाव पे जिन प्लैनेट्स की दृष्टि है वो कैसी दृष्टि है, उन सब चीजों पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। और दूसरा, जो सप्तम भाव का मालिक है वो कहाँ बैठा हुआ है। अगर सप्तम भाव में चंद्र जैसा प्लैनेट बैठ जाए तो यहाँ केतु बुरे फल देता है, क्योंकि केतु
जो है सप्तम भाव में एक एक हमें डिसकंटेंटमेंट या डिससेटिस्फेक्शन तो देता ही देता है, दूसरा चंद्र के साथ बैठ के हमारे मन को भी खराब कर देता है, हमारे मन को पीड़ित कर देता है, हमारे मन में कई तरह की डाउट्स एंजाइटीज भर देता है, तो वो हम जो है उसमें सफ़र करते हैं। अब यह मंगल के साथ बैठ जाए तो फायर एनर्जी बढ़ा देता है, क्योंकि मंगल अग्निकारक है और केतु उससे 10 टाइम ज़्यादा है या इवन मोर देन दैट है। तो अब अग्नि तत्व बढ़ने से भी हमारे वैवाहिक जीवन में क्लेश वगैरह बढ़ जाते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, और क्योंकि अग्नि तत्व ज़्यादा आ गया। अब हालांकि मंगल इस चार्ट में पर्टिकुलरली मंगल ऑस्पिशियस है, ऑस्पिशियस हाउस से आ रहा है, लेकिन केतु और मंगल का कंजंक्शन अच्छा नहीं माना जाता और यहाँ मंगल दोष भी लग जाएगा। और तीसरा प्लैनेट सूर्य है, सूर्य के साथ अगर क्लोज कंजंक्शन में केतु बैठ जाए तो भी शादी में गलत फल देता है, क्योंकि सूर्य हमें ईगो इश्यूज दे देता है शादी में और केतु उसको और खराब कर देता है। तो यहाँ पर सूर्य, चंद्र और मंगल, इनमें से तो कोई प्लैनेट आना नहीं चाहिए इसमें। हाँ, इसमें सूर्य के बैठने से ये हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का लगन है, तो ये इंसान नेटिव अपनी मैरिज को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। डिस्प्यूट्स रहेंगे लेकिन शादी प्रोटेक्टेड रहेगी। और ऐसे ही मंगल का भी ऐसा ही रहेगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे लेकिन शादी बच सकती है, क्योंकि मंगल ऑस्पिशियस है, केंद्र त्रिकोण के घर का मालिक है, भाग्य का मालिक है। अब लेकिन है ये एनिमी प्लैनेट्स, तो जो एनिमिटी है वो तो अपना फंक्शन करेगी, लेकिन हाँ, शादी टूटेगी नहीं। उसकी वजह ये है कि शादी जो प्लैनेट्स हैं वो अच्छे घरों से आ रहे हैं, चंद्र को छोड़ के, चंद्र 12वें घर का मालिक है। अब दूसरे प्लैनेट्स हैं शनि, शुक्र और गुरु, राहु तो सामने ही होगा, शनि, शुक्र, गुरु और बुध, ये 4 प्लैनेट्स और हैं। अब देखिए क्या है कि बुध भी यहाँ इस लगन में ऑस्पिशियस प्लैनेट है, 11वें घर का मालिक है, दूसरे का ठीक है, तो बुध बैठ जाए तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मित्र है केतु का। और शनि बैठ जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी हार्डशिप रहेगी, थोड़ी सी हार्शनेस रहेगी, थोड़ा तीखापन रहेगा, थोड़ा कटुता रहेगी शादी में, और लड़ाई झगड़े रहेंगे, क्योंकि शनि का मूल स्वभाव जो है वो शादी के घर में बैठ के शादी में थोड़ा सा संघर्ष ही देता है और थोड़ा हार्शनेस देता है, तीखापन देता है, और थोड़ा सा इंसान को जिद्दी भी बना देता है। और दूसरा शुक्र है, शुक्र अगर यहाँ बैठ जाता है तो शुक्र है तो मारक प्लैनेट इस चार्ट में, तीसरे और 10वें घर का लॉर्ड है, लेकिन शुक्र क्योंकि शादी का कारक है तो शादी के घर में शुक्र के इतने बुरे फल हमें नहीं मिलते, तो शुक्र के साथ केतु भी इतने बुरे फल नहीं देगा। बहुत क्लोज कंजंक्शन नहीं होनी चाहिए, लेस देन 3 डिग्री। और उसके बाद आता है यहाँ पर जो अगला प्लैनेट है वो है गुरु के साथ भी यहाँ पर अगर हम देखें तो इतने बुरे रिजल्ट्स यहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुरु ऑस्पिशियस प्लैनेट है इस चार्ट में। तो कुल मिला के यहाँ पर इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन अगर यहाँ पर नक्षत्र का लॉर्ड छठे घर में आ गया या 12वें में चला गया या अष्टम में आ गया तो यहाँ पर परेशानी हो सकती है और केतु यहाँ पर बुरे फल दे सकते हैं। अब केतु के यहाँ पर अगर हम पर्सनल लाइफ में देखें या मैरिड लाइफ में देखें तो केतु का कई तरह के कंफ्यूजन देता है, कई तरह की एंग्जाइटीज देता है, कई तरह के आर्गूमेंट्स देता है, और पार्टनर्स एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं रहते मैरिटल लाइफ में, और पार्टनर की जो सिलेक्शन होती है उसमें भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो कभी कभी हमें लगता है कि यार ये पार्टनर ये हमारे लिए सूटेबल है, कंपैटिबिलिटी हमें अच्छी लग रही है, लेकिन पोस्ट मैरिज हमें लगता है कि यार गलत हो गया। और केतु मिडिल लाइफ तक आदमी की लाइफ को घसीट सकता है। मिडिल लाइफ के बाद एक इंसान के मतलब दोबारा एक रिविजिट करता है अपनी लाइफ को, देखता है या अपनी तो एक रिपेंट करता है अपनी गलतियों पे, उसे कहीं ना कहीं ये एहसास होता है, एक इंट्रोस्पेक्शन करता है कि यार मैंने लाइफ में गलती की है, और भोग रहता है, तो यहाँ पर एक सफरिंग रहती है। तो ये तो हो गई पर्सनल पार्टनरशिप की बात। अगर शनिदेव
सपोज छठे घर में भी बैठ जाए तो उनकी अपनी राशि है, तो लड़ाई झगड़ा तो रहेगा लेकिन शादी चल सकती है। 8वें घर में शनिदेव के खराब फल मिल सकते हैं। 12 नंबर राशि है, 12 नंबर राशि वैसे ही लॉस की राशि है। और ऐसे ही नक्षत्र यहाँ पर 3 मिलते हैं। पहला नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल देव का है, और दूसरा नक्षत्र है शतभिषा जो राहु का है, और तीसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है पूर्व भाद्रपद जिसके 3 चरण है, 2, 4 और 3 चरण है हर नक्षत्र के। अब देखिए अगर पूर्व भाद्रपद में है तो गुरु का नक्षत्र है, तो यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र में अगर राहु केतु बैठा हुआ है तो काफी टग ऑफ वार रहती है, क्योंकि एक ऑब्सेशन भी रहती है स्पाउस के प्रति, और एक कहीं ना कहीं एक एनर्जी जो है, एक फाइटिंग रहती है अंदर से। केतु जब शादी के घर में बैठता है तो हमें कुछ अंदर की पीड़ाएं भी तंग करती हैं जो हम किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम महसूस करते हैं उन चीज़ों को, उन परेशानियों को। इस तरीके से केतु यहाँ बैठा हुआ फल देता है। अब प्रोफेशनल पार्टनरशिप की तरफ आते हैं। प्रोफेशनल पार्टनरशिप में भी इसी तरह के फल मिलेंगे, यानी कि आपको कुछ हिडन पार्टनर्स मिल सकते हैं जो सारी चीज़ों को आपको ना बताएं, कुछ छुपाएं, कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज़ में फंक्शन करें, और आपको उससे डिससेटिस्फेक्शन रहे उनके डेटा वगैरह से या उनके प्रेजेंटेशन से। तो प्रोफेशनल पार्टनरशिप भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छा काम नहीं करती है। और यहाँ बैठा हुआ केतु जो है देखता है 11वें भाव को। 11वें भाव पे जो केतु की दृष्टि है वो हमारे नेटवर्क सर्कल में प्रॉब्लम पैदा करता है, इनकम में अड़चने पैदा करता है, ब्रेक्स देता है हमारी नौकरी या प्रोफेशन में, और हमें बीमारियों से भी ग्रसित थोड़ी बहुत करता है। केतु जहाँ देखता है उस घर से रिलेटेड बीमारी, यानी कि हमारे पैरों में थोड़ी सी दिक्कत दे देगा, यहाँ पर हमारे यूरिन ट्रैक सिस्टम में दिक्कत देगा 7th हाउस में बैठा हुआ, या किडनी वगैरह हमारी अच्छा फंक्शन नहीं करेगी, प्योरिफिकेशन वगैरह। और 11वें भाव में हमें कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों से भी वो डिटैच करने की कोशिश करेगा, डिससेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। और उसकी दृष्टि, अगली दृष्टि आएगी लगन पे, तो लगन पे तो राहु बैठा हुआ है, उसी की चलेगी। हाँ, अगर राहु यहाँ शतभिषा में बैठ गया तो फिर 7th हाउस में भी राहु की एनर्जी एंटर कर जाएगी, और वहाँ पर परेशानी बढ़ जाएगी। और 9वीं दृष्टि फिर इसकी आपके तीसरे भाव पे रहेगी जो संघर्ष का भाव है। तो इंसान मेहनत तो करेगा ही करेगा, बल्कि वहाँ पर 7 नंबर राशि है, मित्र राशि है, तो यहाँ इंसान को जो मेहनत रहेगी, जो संघर्ष रहेगा, वो मैरिटल लाइफ में रहेगा या बिजनेस एक्टिविटीज़ में रहेगा, और किसी में मेहनत नहीं करेगा आपने यानी कि शादी को संभालने में उसे बड़ी मेहनत लगेगी, या बिजनेस एक्टिविटीज़ में बड़ी मेहनत लगेगी। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपको बैठा हुआ केतु फल दे सकता है। और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट आप ज़रूर देखिए, जिस नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर अच्छा है तो फिर अच्छे फल मिल सकते हैं, और अगर कहीं खराब बैठा हुआ है तो फिर खराब फल मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। दोस्तों यही आज ख़त्म करेंगे इस वीडियो को, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कल फिर आपसे मिलेंगे। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, गुड बाय।